आज हम लोग ग्राफ करेंगे और ग्राफ करने का पहले हम लोग कुछ फिर ग्राफ तो करेंगे फिजिक्स का, लेकिन मैथ्स का ग्राफ का हम लोग कुछ आइडिया डेवलप कर लेते हैं। तो देखिए, वाई इक्वल टू 1/x², ये येलो कलर में हमने बनाया है और पर्पल कलर में वाई इक्वल टू 1/x का ग्राफ बनाया है। दोनों इंटरसेक्ट कहाँ किया? 1 पे। तो 1/x² देखिए यहाँ पर एंड किया और y इक्वल टू 1/x यहाँ पर है और y इक्वल टू 1/x³ ये और अंदर चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये y इक्वल टू 1/x³, ये इस तरह का ग्राफ होगा। तो ये देख लीजिए ग्राफ, y इक्वल टू 1/x, y इक्वल टू 1/x², y इक्वल टू 1/x³। तीनों को अगर हम बताएंगे और आपको एक अगर हम टास्क देते हैं तो आप टास्क से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा 1/x होगा, कौन सा 1/x² होगा, कौन सा 1/x³ होगा। यहाँ 3 ग्राफ है, एक ब्लू है, एक येलो है और एक पर्पल है, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा y इक्वल टू 1/x³ का ग्राफ होगा। 3 ग्राफ में से y इज इक्वल टू 1/, एक ग्राफ है y इक्वल टू 1/x³ का, एक है y इक्वल टू 1/x² का, और एक ग्राफ है y इक्वल टू 1/x का। तो ध्यान से सुन लीजिए, ये जो ब्लू है ये y इक्वल टू 1/x³ का ग्राफ है, येलो जो है ये 1/x² का ग्राफ है, और जो ये पर्पल कलर का ग्राफ है ये y इक्वल टू 1/x का ग्राफ है। और तीनों ग्राफ जो है ये आपका तीनों कर्व इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट 1 पे। ओके, तो ये हो गया। ये इस तरह का अगर y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x है या x² है या x³ है, तो हम लोग इस तरह का ग्राफ को आइडेंटिफाई करके और इस तरह का ग्राफ को हम लोग प्लॉट करेंगे। तो ये नॉलेज हमको ज़रूरत है। अब देखिए, एक ग्राफ है यहाँ पर y इक्वल टू x² का, y इक्वल टू x और y इक्वल टू √x का ग्राफ। तो देखिए, y इक्वल टू √x का ग्राफ ये पर्पल कलर में हम लोग ड्रॉ किए हैं, y इक्वल टू √x, और y इक्वल टू x व्हाइट कलर से हम लोग ड्रॉ किए हैं, और y इक्वल टू x² ये जो है हम लोग येलो कलर से ड्रॉ किए हैं। तो देखिए, ये सब भी हमको इन फ्यूचर फिजिक्स में जो ग्राफ बनाएंगे तब इसका नॉलेज भी हमको काम में आएगा, राइट। सो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं फिजिक्स पे। तो ये नॉलेज हमको ज़रूरत पड़ेगा, इसको ये मैथमेटिक्स का नॉलेज हम लोग यूज़ करेंगे फिजिक्स का, हम लोग डिफरेंट ग्राफ्स बनाने में। नाउ वेरिएशन ऑफ ई एंड वी विथ डिस्टेंस। तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे। सो E इज इक्वल टू KQ/r², यानी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², और V इज इक्वल टू KQ/r। सो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो अगर एक ही ग्राफ में बनाना है, ये आपका r हो गया, और इस साइड में आपका E और V दोनों लेंगे। सो वेरिएशन ऑफ E एंड V विथ डिस्टेंस, E इलेक्ट्रिक फील्ड, V पोटेंशियल, विथ डिस्टेंस R फ्रॉम Q चार्ज से जितने डिस्टेंस जाएगा तो उसमें E और V कैसे वेरी करेगा। तो देखिए, E जो है ये r² का प्रोपोर्शन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है, V जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। तो ये पॉइंट जो है आपका ये 1 है ये, और यहाँ पर जो है इस जगह पे E और V का वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल होगा। वेरिएशन ऑफ E विथ R फॉर ए स्फेरिकल सेल ऑफ चार्ज Q एंड रेडियस A। ये R है आपका, तो स्फेरिकल सेल का रेडियस, ये इसका रेडियस है A, ये दिया हुआ है, और इस पे अगर चार्ज हम Q देंगे तो स्फीयर का अंदर में आपका फील्ड 0 होगा, और स्फीयर का सरफेस पे फील्ड मैक्सिमम होगा, और धीरे धीरे जैसे हम स्फीयर से दूर जाएंगे फील्ड का वैल्यू घटते जाएगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ तक तो 0 है, और यहाँ पर फील्ड का वैल्यू अगर मान लीजिए E है, तो ये आपको
इस तरह का कर्व बनेगा, और ये कर्व जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर टाइप का कर्व बनेगा। ठीक है, तो सेल का बाहर जो आपका फील्ड होगा, अंदर में तो जीरो, सेल का बाहर जो फील्ड होगा वो के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो सेल का बाहर तो यहाँ पर मैक्सिमम एट द सरफेस, और धीरे धीरे ये घटेगा, और ये 1/r स्क्वायर एक्स स्क्वायर का जो कर्व है उसका नेचर का ये कर्व बनेगा। नेक्स्ट जो है वेरिएशन ऑफ ई विथ आर फॉर ए स्फेयर यूनिफॉर्मली चार्ज, और इसमें चार्ज क्यू है और रेडियस ए है। तो स्फेयर जो है उसका अंदर में चार्ज जो है क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जैसे जैसे सेंटर से आगे बढ़ेंगे तो उसका फील्ड का वैल्यू बढ़ते जाएगा और सरफेस पे आके मैक्सिमम हो जाएगा। तो बढ़ेगा तो इस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो रेडियस ए तक इसका फील्ड बढ़ेगा। हाँ, क्या है, स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज, अर्लियर इट वाज यूनिफॉर्मली इट वाज अ स्फेरिकल सेल एंड नाउ इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। स्फीयर के अंदर में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज। तो सेंटर पे तो इसका फील्ड जीरो हो जाएगा, लेकिन सेंटर से ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो फील्ड बढ़ेगा, और ई पे आके ए पे आके ई का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, और फिर ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करेगा। उसके बाद धीरे धीरे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे दूर जाएंगे, हाँ, सरफेस से दूर जाएंगे, वैसे वैसे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटते जाएगा। सो करंट डेंसिटी को हम लोग जे से डिपेंड करते हैं। करंट डेंसिटी का वैल्यू होता है, ये सारा वैल्यू तो आपको याद रखना पड़ेगा, एन ई वी डी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डी है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा हमें। सो वी विल गेट ए स्ट्रेट लाइन एन ई ए वी डी। और वी डी बाई एन ई, स्लोप क्या हो जाएगा, ये अगर थीटा है तो tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा स्लोप एम इज इक्वल टू हो जाएगा वी डी ई बाई स्लोप इज इक्वल टू वी डी बाई जे, एंड वी डी बाई जे इज इक्वल टू 1 बाई एन ई। वी डी बाई जे इज इक्वल टू 1 बाई एन ई। सो द स्लोप रिप्रेजेंट 1 बाई एन ई। तो स्लोप का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्लोप इज 1 बाई एन ई, राइट। टेम्परेचर रेजिस्टिविटी, आइडेंटिफाई द टेम्परेचर रेजिस्टिविटी कर्व, टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ग्राफ फॉर कॉपर टंगस्टन सेमीकंडक्टर। इनमें से कौन सा कॉपर है, कौन सा टंगस्टन है, कौन सा सेमीकंडक्टर है। तो टेम्परेचर बढ़ने से सेमीकंडक्टर का रेजिस्टिविटी कम होता है, तो ये सेमीकंडक्टर, और टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ता है, तो ये आपका हो गया कॉपर। कॉपर का जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसका रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। और ये है टंगस्टन का, टंगस्टन का यूनिफॉर्मली बढ़ता है। एक सेल है और इसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, इसमें करंट आई है। आई और आर का बीच ग्राफ बनाने के लिए बोला है, तो इसका फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू आई इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सो आई जो हो जाएगा वो ई बाई आर प्लस आर। तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे आई घटेगा, तो इसका कर्व इस तरह का होगा। तो सेल के लिए आई घटेगा जब आर बढ़ेगा। नेक्स्ट इज ए प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस v in a perpendicular magnetic field B. Plot graph between v and radius r. सो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप के लिए हम लोग v लिए है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, तो हम लोग यहाँ एक तो वेलोसिटी चाहिए होगा। तो वेलोसिटी लेट वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन बी x, तो वेलोसिटी को x मान लेंगे। तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m x स्क्वायर इज इक्वल टू q इंटू वी।
सो क्यू की जगह यहाँ प्रोटॉन का चार्ज ई हो जाएगा और वी, और यही वी के साथ हमको रेडियस आर का प्लॉट करना है। सो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो गया 2EV/m, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। और हमको ये भी पता है कि QVB दैट इज Q चार्ज ऑफ प्रोटॉन, V आपका तो QV वेलोसिटी है, तो ये x इंटू बी मस्ट बी इक्वल टू mv² दैट इज m x²/r। एक x कट गया तो x का वैल्यू हो गया QBr/m। सो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा मेरा Q² B²R²/m²। इसको हम लोग इस पे पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में जब हम पुट करेंगे तो मेरा एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा Q² B²R² इज इक्वल टू ट्वाइस EV/m, 2EV/m, एक m कट गया, तो R² इज इक्वल टू 2EVm/Q² B²। So R is equal to under root 2EVm डिवाइडेड बाई Q इंटू B, और आपको ये V और R का बीच ग्राफ प्लॉट करना है। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ V, तो R इज रूट ऑफ V, आपका जो ग्राफ होगा वो इस तरह का ग्राफ होगा। सो हम लोग प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ को। सो जो प्रोटॉन का रेडियस होगा वो इस तरह से वोल्टेज के साथ वेरी करेगा। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, वोल्टेज और रेडियस और वोल्टेज का बीच का जो ग्राफ होगा वो इस तरह का ग्राफ होगा। तो जो भी ग्राफ होंगे हम लोग पहले तो हमको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फॉर्मूला पता होने के बाद देखेंगे कि ये हमारे जो बेसिक्स मैथमेटिक्स हमको ग्राफ सिखा है उसमें से कौन सा ग्राफ इसके साथ मैच करता है। तो फिजिक्स के डिफरेंट क्वांटिटीज का बीच आपस में जो रिलेशन होता है और उसमें जो आपको ग्राफ बनाने देता है तो कैसे एक दूसरे के साथ वेरी करता है। जैसे अगर 1/x के साथ वेरी करेगा, इन्वर्सली होगा तो ये पर्पल ग्राफ होगा, इन्वर्स स्क्वायर होगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √x होगा, तो ये इस तरह का ग्राफ होगा। स्क्वायर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो ये येलो कलर का ग्राफ होगा। x³ में इस तरह का नेचर आएगा। तो अब हम लोग शॉर्ट में कुछ करेंगे, क्योंकि आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया डेवलप हो गया है, और सारे फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इस तरह का ग्राफ्स पर आज हम दो जोड़ दिए, और साइन थीटा और कॉस थीटा का। साइन थीटा जो है वो मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है और कॉस थीटा जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होता है। ठीक, तो डिफरेंट रिलेशंस के ऊपर अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और सीबीएसई आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपको कुछ ग्राफ्स दे देगा और उसमें आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेगा। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बहुत शॉर्टली हम लोग कुछ ग्राफ्स अभी कर लेंगे। तो फॉर्मूला आपको तो याद होना ही चाहिए और ग्राफ आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और स्ट्रेट लाइन होगा तो आपको उसमें स्लोप भी पूछेगा। तो मान लीजिए ये आपका कंडक्टिविटी है, तो कंडक्टिविटी के साथ अगर दिया है कि रिलैक्सेशन टाइम का ग्राफ बनाना है, तो ये आपका कंडक्टिविटी हो जाएगा और रिलैक्सेशन टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपको स्ट्रेट लाइन होगा। और इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप का वैल्यू क्या हो जाएगा, n² तो आपको स्लोप भी आइडेंटिफाई करना होता है। अच्छा, कंडक्टिविटी के साथ अगर आपको म्यू मोबिलिटी, तो भी स्ट्रेट लाइन होगा कंडक्टिविटी के साथ म्यू। और अगर पूछता है कि इसका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप का वैल्यू हो जाएगा n × e।
कंडक्टिविटी के साथ वीडी का होगा वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए कंडक्टिविटी के साथ वीडी का ग्राफ जो होगा वो भी इस तरह का, और जो स्लोप होगा उसका वैल्यू हो जाएगा एन ई बाई ई। अच्छा, कंडक्टिविटी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया हुआ है, तो कंडक्टिविटी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, तो ये आपका पर्पल कलर का ये जो ग्राफ है ये वाला इस तरह का ग्राफ होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखा रहा है। ओके। अच्छा, रेजिस्टिविटी के साथ अगर आपको रिलैक्सेशन टाइम दे रहा है तो ये देखिए रेजिस्टिविटी और रिलैक्सेशन टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रेजिस्टिविटी और रिलैक्सेशन टाइम का ग्राफ इस तरह का होगा। तो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए ग्राफ का। और ये सारे जो बेसिक्स है मैथमेटिक्स जो हमको सिखाया है उसको हमको अगर आइडिया होता है तो हम ग्राफ को इजीली प्लॉट कर सकते हैं। मोबिलिटी के साथ अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी देता है तो क्या हो जाएगा, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो मोबिलिटी के साथ अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का देता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्ट्रेट लाइन ये वाला ग्राफ व्हाइट कलर का जो ग्राफ है। और जैसे स्ट्रेट लाइन होगा तो साथ में एक क्वेश्चन और जोड़ देगा कि इसका जो स्लोप होगा उस स्लोप का क्या वैल्यू होगा। तो स्लोप का वैल्यू यहाँ पर मोबिलिटी और इस केस में 1/e होगा स्लोप का वैल्यू। मोबिलिटी के साथ रिलैक्सेशन टाइम वो भी स्ट्रेट लाइन, ओके, और जो स्लोप होगा उसका वैल्यू होगा E/m। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो होना ही चाहिए फॉर्मूला पता, और तब आपको ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बशर्ते आपको बेसिक्स जो है यहाँ पर जो है मोटा मोटी ये अगर आपको पता है तो आप ग्राफ को इजीली मैनेज कर सकते हैं इन योर एग्जामिनेशन। अब आते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए ई और डिस्टेंस आर के बीच अगर होता है तो ई और आर, और प्रोपोर्शनल किसका है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, चाहे इक्वेटोरियल लाइन हो चाहे एक्सियल लाइन हो, ये आर क्यूब का इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। तो आपको ई और आर का बीच अगर ग्राफ ड्रॉ करने देता है तो आपको ग्राफ इस तरह का ग्राफ होगा, चाहे एक्सियल लाइन का हो चाहे इक्वेटोरियल लाइन का हो। तो योर ग्राफ इज गोइंग टू बी लाइक दिस। ये ग्राफ को आपको ये करना है, फॉलो करना है। तो ड्रॉ करने तो हमको नहीं लगता कि ड्रॉ करने के लिए देगा, लेकिन वो क्या कर सकता है कि वो आइडेंटिफाई करने के लिए दे सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के लिए और डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का अगर ग्राफ निकालना है तो ये ग्राफ अगर देता तो इस तरह का। और टॉर्क अगर पूछता है, टॉर्क और ओरिएंटेशन, ये दैट इज क्या है, टॉर्क और ओरिएंटेशन ध्यान देंगे। तो टॉर्क और ओरिएंटेशन में ग्राफ जो है इसमें साइन थीटा दिया हुआ है, तो साइन थीटा मतलब इस तरह का ग्राफ होगा। तो टॉर्क और ओरिएंटेशन के बीच थीटा, थीटा इज योर ओरिएंटेशन। तो इन दैट केस योर ग्राफ इज गोइंग टू बी लाइक दिस। टॉर्क और ओरिएंटेशन के बीच इलेक्ट्रिक डाइपोल का, हम लोग अभी डाइपोल का बना रहे हैं। ये जो 3 ग्राफ हम लोग बनाएंगे डाइपोल से रिलेटेड। और पोटेंशियल एनर्जी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा है। तो पोटेंशियल एनर्जी और ओरिएंटेशन का बीच देता है तो माइनस कॉस थीटा से शुरू होता है। तो कॉस अगर होगा वर्क डन, या आप पोटेंशियल एनर्जी ले लीजिए, तो ये जो ग्राफ होगा ये 90 डिग्री से थीटा घुमाने में जो एनर्जी आपको यूज होगा, तो इसका ग्राफ जो होगा इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। एक्सट्रीम पॉइंट से शुरू होगा और नेगेटिव से। सो ये इसका ग्राफ विल लुक लाइक दिस। ये है थीटा। ओके, सो परमानेंट मैग्नेटिज्म के ऊपर कुछ ग्राफ देख लेते हैं हम लोग। म्यू आर परमिएबिलिटी है और ये है ससेप्टिबिलिटी, साई बोलता है, और इसका बीच का ग्राफ, तो इसका रिलेशन ये है, ये दूसरा रिलेशन है। तो ये ग्राफ बनाते हैं म्यू आर और एक्स एम का बीच। तो ये इट इज गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन और 1 से शुरू होगा, 1 0, ठीक। सो ये 1 से स्टार्ट होगा और ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगा।
ये एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री, ये लाइन को हम नीचे करेंगे तो ये 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन, इट्स ए स्ट्रेट लाइन। ओके, सो ये परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी का बीच का ग्राफ। ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर का बीच का ग्राफ देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब आपका पर्पल कलर का जो ग्राफ है इस तरह का। तो फॉर्मूला याद रहने से ही आपको सारा ग्राफ बन जा रहा है। एक कंडक्टिंग रॉड है जिसकी लंबाई L है, और ये एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है। तो इसका दो एंड में जो EMF प्रोड्यूस होगा उसका वैल्यू हो जाता है EMF इज इक्वल टू हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। अब E B के साथ भी ग्राफ बना सकता है, E ओमेगा के साथ भी बना सकता है, E L के साथ भी बना सकता है। तो E और ओमेगा का बीच अगर E और B का बीच ड्रॉ करेंगे, इट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है। तो इफ इट इज अ स्ट्रेट लाइन then it will look like this. And whenever there is a straight line, one more question may be added कि what is the slope of this graph? The slope of this graph का वैल्यू हो जाएगा हाफ ओमेगा L स्क्वायर। फाइन। अगर आपको E और ओमेगा का बीच बोल रहा है तो E और ओमेगा का बीच का ग्राफ ये भी स्ट्रेट लाइन होगा, और where इसका जो स्लोप होगा उसका वैल्यू हो जाएगा हाफ B L स्क्वायर। और E और L का बीच जो ग्राफ होगा तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, आप देखिए यहाँ पीला पीला वाला ग्राफ है, ठीक। तो E इज डायरेक्टली E और L का बीच का जो ग्राफ होगा उसका ग्राफ का वैल्यू इस तरह का होगा, लाइक दिस। तो आपको फॉर्मूला और आपका बेसिक मैथ्स का ग्राफ का जो आइडिया है वो अगर है, ग्राफ का जो कर्व का जो आइडिया अगर होगा आपके पास और फॉर्मूला अगर याद है तो आपको ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत अब नहीं होना चाहिए। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू लैम्डा दैट इज वेवलेंथ इनटू कैपिटल डी। कैपिटल डी है स्क्रीन और स्लिट का बीच का डिस्टेंस जो है, और स्मॉल डी है दो स्लिट का बीच का जो सेपरेशन है वो। ओके, सो अगर बीटा और डेल का बीच आपको ग्राफ बनाने देता है तो इट्स स्ट्रेट लाइन। सो फ्रिंज विड्थ और डी क्या है, स्क्रीन का डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट्स, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। और एक मजे का बात हम बताएंगे अभी, ये है कि ये कुछ साल पहले आया था, कुछ साल मतलब क्या, हमको लगता है 10 साल पहले आया होगा, याद नहीं आ रहा, हम लोग कॉपी चेक कर रहे थे, और कहा था कि ये जो लाइन को है ये इसको ओरिजिन पे टच जो बच्चे कर रहा है इस लाइन को, उसको आप कुछ नंबर काटिए, आधा नंबर काटिए, इस तरह कुछ हम लोग का इंस्ट्रक्शन था। तो रीजन क्या था कि अगर स्लिट और स्क्रीन का बीच का सेपरेशन बिल्कुल जीरो हो जाए तो वहां पर तो ये फ्रिंज बनेगा ही नहीं। इसीलिए वो लोग का लॉजिक था कि जो बच्चा इसको टच करा दिया है उसके लिए कुछ नंबर काट दीजिए, कुछ नंबर दीजिए, पार्शियल मार्किंग करने के लिए हम लोग का इंस्ट्रक्शन था। तो बीटा और डी क्या है, स्लिट और स्क्रीन का बीच का सेपरेशन, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो बीटा और डी का बीच का ग्राफ यहाँ पर है, और ध्यान देना है कि इसको ऑरिजिन के साथ टच नहीं कराना है, ठीक। अगर बीटा और लैम्डा का बीच का डिस्टेंस, आपको बीटा और लैम्डा का बीच निकालना है तो वो भी स्ट्रेट लाइन होगा, इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन। लैम्डा अगर जीरो हो जाएगा तो वो तो कोई विजिबल रेंज में आएगा नहीं, तो इसीलिए हम लोग कुछ दूर पे ही उसको रखेंगे सेफली, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रखेंगे तो हमको ये हो जाएगा, नंबर काटने का डर नहीं है, इट इज गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन। और बीटा और लैम्डा वेवलेंथ तो जीरो हो नहीं सकता है लाइट का, वो भी हम लोग जो करते हैं वो विजिबल रेंज का करते हैं, 450 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच का, कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट का। और बीटा और स्मॉल डी मतलब हुआ आपका सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स,
तो वो आपको तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ यहाँ पर देखिए पर्पल कलर में जो है इन्वर्सली, तो इस तरह का होगा ग्राफ। ये अगर आपका स्लीट्स का सेपरेशन का बीच का और फ्रिंज विड्थ का बीच का ग्राफ खींचना है, इट इज गोइंग टू बी दिस, लाइक दिस। एसी का एक इंपॉर्टेंट ये ग्राफ है, ये इम्पीडेंस और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का बीच। तो इम्पीडेंस का मैक्सिमम एक वैल्यू होता है, उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं होगा इम्पीडेंस का मैक्सिमम वैल्यू, और फिर उसका वैल्यू ओमेगा बढ़ाने से घटेगा, और एक समय इम्पीडेंस का वैल्यू मिनिमम हो जाएगा और फिर वो मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम पे मिनिमम, और ये जो है इसको बोलता है ये रेजोनेटिंग एंगुलर वेलोसिटी। ये जो जहां पर मिनिमम जेट का वैल्यू मिनिमम हो गया वो ओमेगा आर है। तो ये जो डिस्टेंस है ये ओमेगा आर बताएगा, ओरिजिन से यहाँ का दूरी जो है ये ओमेगा आर है। तो ग्राफ रीड करने के लिए भी दे सकता है, बनाने के लिए भी दे सकता है। वेयर जेड इज इम्पीडेंस और ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। ये मैक्सिमम से मिनिमम जाता है, फिर मैक्सिमम जाता है ओमेगा को जैसे आप ऑल्टर करेंगे। लाइट का इंटरफेरेंस से रिलेटेड सवाल है। तो दो वेव इंटरफेयर किया और दोनों वेव का बीच का फेज डिफरेंस फाई है, तो इंटेंसिटी का और फेज डिफरेंस फाई का बीच का हमें ग्राफ बनाना है। तो देखिए I इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2। अब cos का ग्राफ मेरा इस तरह का होता है, तो cos स्क्वायर फाई बाई 2 है तो ये नेगेटिव साइड तो होगा नहीं, तो ऊपर में ही इस तरह से, अच्छा एक्सट्रीम से शुरू होगा, तो एक्सट्रीम से शुरू होकर ये 0 हो जाएगा, फाई जब 90 डिग्री होगा, फिर ये इस तरह का जाएगा, मैक्सिमम जाएगा, फिर आके 0 हो जाएगा। तो योर ग्राफ इज गोइंग टू बी लाइक दिस। फेज डिफरेंस के ऊपर अगर पूछता है इंटेंसिटी और फेज डिफरेंस का बीच का ग्राफ जो होगा, तो उसका ग्राफ का वैल्यू आपका इस तरह का होगा। और डी ब्रॉय वेवलेंथ के लिए हम लोग का ग्राफ का जो जितने भी बहुत सारे ग्राफ बनेंगे और सारे इंपॉर्टेंट ग्राफ है। यहाँ क्या करता है 1/√v और लैम्डा का बीच का ग्राफ निकालने दिया, तो आपको यही फॉर्मूला को देखिए, इसको आपको यहाँ काफी बच्चे लोग में कंफ्यूजन होता है। h/1/√v जो बोला है इसको आप एक टर्म मान लीजिए, इसको z मान लीजिए, तो 1/√v इसको अलग कर लीजिए, और ये क्या बन जाएगा h/√2m3 √2m3, और 1/√v को आप z मान लीजिए सपोज। सो लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m3 इंटू z। फाइन। तो ये लैम्डा और जेड का बीच का क्या रिलेशन हो गया, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो अब क्या करेगा, दो स्ट्रेट लाइन दे देगा, दो स्ट्रेट लाइन दे देगा और बोलेगा इसका स्लोप बताइए। तो z बाई लैम्डा, z बाई लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा √2m3 बाई h, स्लोप का वैल्यू। इसका भी वैल्यू हो जाएगा √2m3 बाई h। तो अगर बोलता है कि दोनों का चार्ज सेम है तो मास किसका ज्यादा होगा, एक क्वेश्चन ये। तो चार्ज सेम है तो मास जिसका स्लोप ज्यादा है यानी इसका मास ज्यादा होगा। ठीक है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोनों का चार्ज सेम है तो किसका मास ज्यादा होगा। तो ए का मास ज्यादा होगा, बी का मास कम होगा। मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन मास ऑफ बी व्हेन क्यू इज कांस्टेंट, when q is constant, when q constant, और
इसी ग्राफ में अगर बोलेगा कि चार्ज किसका ज़्यादा है, दोनों का मास बराबर है, तो चार्ज भी ए का ज़्यादा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। एम इज कांस्टेंट, एम इज कांस्टेंट। और हम लोग वैराइटीज ऑफ ग्राफ यहां पर बना सकते हैं और अभी हम लोग बनाएंगे भी। और इस ग्राफ को खास करके देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। 1/√v और z का बीच का ग्राफ बनाने बोला है। 1/√v को हम लोग z माने हैं और लैम्डा का बीच का ग्राफ, वेवलेंथ का बीच का ग्राफ। नेक्स्ट पूछ सकता है लैम्डा और √v का बीच, तो फिर वही करेंगे, √v को अब हम लोग z मान लेंगे और बाकी को अलग कर लेंगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू h/2 √m q, और √v को अलग कर लेंगे और √v की जगह z लिख देंगे। लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m q और √v की जगह z लिख लेंगे। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z जब ये कांस्टेंट्स होंगे। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपको यहां पर देखिए पर्पल कलर का ग्राफ है। तो लैम्डा और √v का बीच का ग्राफ, डी ब्रॉय वेवलेंथ लेते हैं, ये ऐसा होगा। नेक्स्ट लैम्डा स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी के बीच का ग्राफ। तो लैम्डा इक्वल टू आपको ये है, ये लैम्डा स्क्वायर हो गया और ये काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग लिखेंगे, इसमें अगर स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ तो हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू h²/2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। और लैम्डा स्क्वायर को आप जेड मान लीजिए। लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, वर z इज इक्वल टू योर लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर को हम लोग z मान लिए। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगेन पर्पल कलर का जो ग्राफ है ये लैम्डा स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी का बीच का ग्राफ। इस सीरीज में बहुत कॉमन ग्राफ्स जो आपका कोर्स में है उसको हम लोग इंक्लूड नहीं किए हैं। आप जो ओवरलुक कर सकते हैं उसी ग्राफ को हम लोग कोशिश किए कि इसमें इंक्लूड करें। जैसे आपका बाइंडिंग एनर्जी कर्व है, वो तो उसी क्वेश्चन के ऊपर ही वो बनता ही उसी तरह से। न्यूक्लियर जो चैप्टर है, न्यूक्लियस का चैप्टर है, पोटेंशियल एनर्जी का कर्व जो है, ये सब बहुत कॉमन ग्राफ है। या फिर आपका एसी में फेजर में जो ग्राफ्स वगैरह है, तो वो दे आर ऑल वेरी कॉमन ग्राफ्स। क्वालिटी फैक्टर्स वगैरह का ग्राफ है, ये बहुत कॉमन ग्राफ्स है। इसको हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किए हैं। बाकी हम इसको ऐड कर देंगे, ये जितना भी ग्राफ्स है, और हम लोग उसी ग्राफ को यहाँ पर कोशिश किए बनाने के लिए जो आप ओवरलुक कर सकते हैं। और एक पैटर्न हम लोग देख लिए कि अगर हमें मैथमेटिक्स पता है, मैथमेटिक्स हमको बताता है कि कैसे हमको ग्राफ, अलग अलग फंक्शन का ग्राफ कैसे प्लॉट होता है, तो हम अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम उस ग्राफ को प्लॉट करने में कोई हमें परेशानी नहीं होगा। और देखिए, ये ग्राफ को आपको प्लॉट करने के लिए देने से ज़्यादा आपको पूछेगा कि आइडेंटिफाई करने के लिए। ग्राफ क्वेश्चन पेपर में बना हुआ रहेगा और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा ग्राफ सूटेबल ग्राफ है जो पूछ रहा है, आपको करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं कि आइडेंटिफाई करने के लिए ही देता है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए भी देता है। तो ड्रॉ करने के लिए देता है, आपको फॉर्मूला अगर पता है, आपको बेसिक मैथमेटिक्स का ग्राफ पता है, तो आप बना सकते हैं। लैम्डा और पी मोमेंटम डी ब्रॉगली वेवलेंथ का ही, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का लैम्डा और पी देखिए, ये फिर वही पर्पल कलर का ग्राफ है, यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये ग्राफ होगा। सो हम लोग ऑलमोस्ट जो बहुत ओवरलुक करने वाला ग्राफ है उसको हम लोग कर लिए हैं। और अगर इनफैक्ट हम लोग अगर उसको इंक्लूड नहीं भी किए हैं इस वीडियो में और क्वेश्चन में कुछ और आ जाता है, आपको फॉर्मूला पता है, आपको बेसिक ग्राफ का आइडिया पता है मैथमेटिक्स से, तो आप यू कैन ऑलवेज मैनेज कर सकते हैं आप।